पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। देखिए, बिहार इस वक्त 2025 के चुनावी मोड में, इसलिए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले हम आपको दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली बक्सर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों ब्रह्मपुर, बक्सर, दुमराव, राजपुर, रामगढ़, दिनारा की, जो 3 जिलों बक्सर, रोहतास और कैमूर तक फैली हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात बक्सर विधानसभा क्षेत्र की होगी, जो कि बक्सर और चौसा प्रखंडों से मिलकर बना है। मां गंगा के तट पर और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाला शहर बक्सर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ 2 निर्णायक युद्ध लड़े गए, पहला चौसा का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। बक्सर की पहचान ऋषि विश्वामित्र के तपोभूमि से भी है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बक्सर में ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में ही प्राप्त की थी। इसी आश्रम में उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का भी वध किया था। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और बाजरा की खेती होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में दलहन और तिलहन भी उगाए जाते हैं। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, बक्सर विधानसभा का क्या है चुनावी इतिहास? 2015 की बात बताते हैं। संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनाव जीते थे, कांग्रेस से विधायक बने। 66,527 वोट इन्हें प्राप्त हुए। वोट शेयर इनका 41%। प्रदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, 56,346 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर 35% इनका। सरोज कुमार राजभर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, बीएसपी से। 15,298 वोट मिले थे। इनका वोट शेयर 10% था। अब 2020 की बात, फिर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी फिर से विधायक बन गए, जीत गए चुनाव कांग्रेस से। 59,417 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 36.38%। परशुराम चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ते हैं। 55,525 वोट इन्हें मिलते हैं। इनका वोट शेयर 33.99% रहा। इधर निर्मल कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे और इनको वोट जो मिला है 30,489 वोट। वोट शेयर इनका 18.67%। क्या है सर यहाँ का जातिगत समीकरण? देखिए, जातिगत समीकरण के बात कीजिएगा तो ब्राह्मण यहाँ पर मजबूत स्थिति में है वोटर के लिहाज से। और इधर अगर कहेंगे तो यादव भी हैं और भी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां भी हैं कई, लेकिन सबसे अहम राजपूत भी हैं, ठीक है, भूमिहार भी हैं। ये ऐसा सीट है जो कि शहरी भी है, तो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आके शहर में रहते हैं ना, वोटर बनते हैं ना, तो हम उस लिहाज से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सदर वाली सीट है तो यहाँ पे मिक्स है जातियां, लेकिन निर्णायक जो है ब्राह्मणों के वोट माने जाते हैं। ये जातीय समीकरण है यहाँ का। सर, मुद्दे क्या कुछ हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे की बात कीजिएगा तो लोग बाट जोड़ रहे हैं, डबल इंजन, ठीक है। कभी सांसद एनडीए का तो विधायक नहीं, विधायक जो है 2 बार से लगातार मुन्ना तिवारी हैं कांग्रेस के। तो अगर अब मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा मुंह मिला है, लेकिन अब चुनाव आ गया, मुंह मिलने का मतलब महागठबंधन के सांसद भी और विधायक भी, तो बहुत कम वक्त चुनाव आ गया। और अगर मुद्दे की बात करेंगे तो डबल इंजन की चाहत यहाँ के लोगों की, डबल इंजन हो और ताकि विकास की गति जो है एक रफ्तार पकड़े। ये है राम कॉरिडोर बने, शानदार इसका इंतजार। चूंकि अभी सागर जी आपको शुरुआत में जिक्र भी कर रहे थे, भगवान राम ने यहीं पर
प्रारंभिक शिक्षा अगर कह ले तो, ठीक है, वो प्राप्त की थी विश्वामित्र के आश्रम में। तो वो जो कॉरिडोर है वो हो गया। बहुत सारी सड़कें जो है खराब है। फिर स्वास्थ्य का भी बड़ा मसला है। स्वास्थ्य का मसला ये है कि अस्पताल तो है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की चाहत है, लोगों की मांग है कि यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर हो ताकि लोगों को पटना आने की जरूरत नहीं पड़े। लोग चाहते हैं कि बक्सर में ही गंभीर से गंभीर जो बीमारी है उसका इलाज हो जाए। और उच्च शिक्षण संस्थान अच्छे, जहां पर लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, तो ये सब वहाँ के लोगों की मांग है और चुनावी मुद्दा भी इसको कह सकते हैं। और सर यहाँ पर धुरंधर लड़ाके कौन कौन है चुनावी मैदान में? यहाँ तो बहुत लोग धुरंधर हैं, एक दो चलिए लेकिन बता दे। सर ऐतिहासिक धरती है ना? हाँ, धरती तो ऐतिहासिक है। सबसे तो सीटिंगे की बात कर लेते हैं। संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, नहीं, और 2 बार से विधायक हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है इनके साथ। और खड़गे जी के सभा में हो गए थे ये फेल, नहीं फेल हो गए थे, मतलब भीड़ नहीं जुटा पाए थे। तो देख रहे हैं किस, और गाज गिर गई वहां के जिला अध्यक्ष पर। तो बहुत सारी कहानी है और भी कहानी होगी, लेकिन कहानी पे नहीं जाना है। आपको बता रहे हैं तो मुन्ना तिवारी को अपना ये उम्मीद पाल के रखे हैं कि टिकट हमको मिलेगा, तो उम्मीद पाल के रखे हैं, तो हम लोग भी मान के चल रहे हैं सीटिंग है तो मिलेगा। लेकिन पता नहीं उस सीटिंग, ये जो भीड़ जो कम जुटी थी ना, तो इस पर है सवाल जो कहीं। लेकिन चलिए मान लीजिए कि उधर से रहा है, कमेटी के सामने बड़ा भीड़ जुटा था सर, बक्सर के बड़ी लोग आए। हाँ, तो वहां फेल हो गए थे, यहाँ जुटा दिए होंगे। चलिए, दावेदार की अपनी दावेदारी पेश करने भी बहुत लोग आए। तो मौका का फायदा उठा रहे होंगे कि अरे ये तो भीड़ जुटाने में कार्यक्रम में असफल हो गए थे। तो तब भी तत्काल मान लीजिए दावेदार बहुत सारे, लेकिन संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जो है एकदम 1 नंबर पर मान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बक्सर में इधर से एनडीए में बीजेपी से बहुत नाम है। पूर्व IPS आनंद मिश्रा का भी नाम है एकदम। हालांकि भाजपा अभी ज्वाइन किए नहीं है वो, लेकिन चर्चा है और उम्मीद भी कि आनंद मिश्रा को चुनावी समर में उतारा जा सकता है। तो एक आनंद मिश्रा जनसुराज छोड़ दिए ना, क्या प्रशांत को बोले बात, वहां तो सब खाली नटंकी है वहां पर, ठीक। तो भाजपा की वजह से नौकरी छोड़ दी। हाँ, तो इसीलिए आनंद मिश्रा हो गए। इसके बाद आपको प्रदीप दुबे हो गए, रानी चौबे हो गई, विनोद ओझा हो गए। तो ये सब नाम अभी हवा में तैर रहे हैं। लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए पार्टी किसको मौका देती है, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं यहाँ पर बक्सर में। और सर अंत में इस पूरे विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? राय देखिए, बक्सर में आपको एक चीज देखना होगा कि एक तो ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं, और ब्राह्मण जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ भी चले जाते हैं और भाजपा की तरफ भी चले जाते हैं। तो एक और मसला है, अगर अंतिम टिप्पणी अगर कहिएगा तो बक्सर में जो इन दिनों उभरा है वो है क्राइम। और पिछले दिन जो वहाँ हत्या हुई पटना में, जो नहीं हत्या हुई थी, उसको लेकर समाज बटा है, ब्राह्मण समाज बटा है। और चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद समाज बटा है, एनडीए के वोटर बटे हैं। तो बक्सर में मुझे लगता है कि ये फैक्टर, अब इसको कौन सुलझाता है, मुन्ना तिवारी सुलझा लेते हैं, मतलब महागठबंधन के जो नेता खड़े हो चुनाव में वो, या फिर एनडीए इसको सुलझाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये फैक्टर वहां बनेगा। चलिए अब चर्चा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, स्थानीय मान्यता और हिंदू पुराणों के अनुसार इस स्थान की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मपुर ऐतिहासिक शिव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मध्यकालीन आक्रमणकारी महमूद गजनवी जब इस मंदिर को नष्ट करने आया तो ग्रामीणों ने उसे शिव के प्रकोप से सावधान किया। गजनवी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा भगवान सचमुच में है तो पूर्वमुखी इस मंदिर का द्वार रातों रात पश्चिम की ओर हो जाए, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। अगली सुबह मंदिर के द्वार सचमुच पश्चिम की ओर हो गया। यह देखकर हैरान गजनवी ने अपनी बात रखी और मंदिर को छोड़ दिया। कुछ लोग इसे चमत्कार भी मानते हैं।
तो कुछ लोगों का मानना है कि ग्रामीणों ने रात में मंदिर का द्वार बदल दिया होगा। जो भी हो, यह मंदिर आज भी अपने पश्चिम मुखी द्वार के कारण प्रसिद्ध है। बिहार व उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सर, ब्रह्मपुर विधानसभा का क्या है चुनावी इतिहास? 2015 का इतिहास बता रहे हैं। शंभुनाथ यादव आरजेडी से चुनाव जीतते हैं। 94,079 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 52%। विवेक ठाकुर चुनाव लड़े थे उस बार, और मतलब बीजेपी से 63,303 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 35% था। अजीत चौधरी बीएसपी से चुनाव लड़े थे। 5,690 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 3% था। 2020 की बात बताते हैं अब आपको। 2020 में फिर से विधायक बनते हैं शंभुनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल से। 90,176 वोट इन्हें मिलता है और वोट शेयर इनका 48.64%। हुलास पांडे 2 नंबर पर थे। 39,035 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 21.05%। और जयराज चौधरी वीआईपी से, विकासशील इंसान पार्टी से 30,482 वोट लाते हैं। वोट शेयर इनका 16.44%। चलिए, अब यहाँ का सर जातिगत समीकरण क्या है ब्रह्मपुर विधानसभा? देखिए, यहाँ पर यादव भी हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित भी है, मुसलमान वोटर भी है। भूमिहारों की सीट यह मानी जाती है कि भूमिहार, लेकिन अगर भूमिहार नहीं इधर तो उधर यादव। तो 2 बार से शंभुनाथ यादव बताएं इतिहास आपको कि आरजेडी यहाँ पर जीत रही है लगातार। अब तीसरी बार की परीक्षा है यहाँ पर। मुद्दे क्या है सर ब्रह्मपुर विधानसभा के? देखिए, ब्रह्मपुर में आप बताए ना कि खेती अच्छी होती है, क्योंकि दलहन तिलहन सबका आप जिक्र कर रहे थे, अभी दर्शकों को बताया तो उसको रिपीट नहीं करते हैं, एक शब्द में बताते हैं। खेती होती है, धान की भी खेती होती है, सब्जियां होती हैं यहाँ पर। तो सिंचाई भी यहाँ एक बड़ा मसला है कि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है, खैर सरकार कर रही है, लेकिन और बेहतर लोग आस लगाए बैठे हैं कि मतलब सुपर व्यवस्था हो जाए सिंचाई की। तो एक ये हो गया। और आपको अगर यहाँ कहेंगे तो इस इलाके में भी बहुत सारी सड़कें हैं जो बेहतर स्थिति में नहीं हैं और बेहतर होनी चाहिए थी। अच्छी सड़कें तो सबके मन में है ना, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो, आवागमन की व्यवस्था बेहतर हो। तो अच्छी सड़कें की चाहत है यहाँ पर। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर भी सवाल है कि अस्पताल है लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वही हम कहेंगे, पटना आने की जरूरत नहीं, ठीक। तो यहाँ भी लोगों की यही मांग है। एंटी इनकम्बेंसी भी होगी 2 बार, वो तो स्वाभाविक है। और शंभू यादव जो है सो अपना अलग मिजाज के विधायक है, नहीं तो अब के कभी बॉडीगार्ड रहे हैं। हाँ, तो इसलिए शायद ज्यादा ठसक, लेकिन विधायक हैं वहां पर। और विधायक हैं तो 2 बार से रहने पे तो हो ही जाता है ना, है? आपके दोस्त बढ़ते हैं तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं, मतलब विरोधी भी बढ़ते हैं। आप जितना आप टाइम रहेंगे उतनी समीक्षा ज्यादा होगी आपकी कि भाई 1 बार नहीं 2 बार आप रहे तो काम क्या हुआ। तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है यहाँ पर। और यहाँ पर सर लड़ाके कौन कौन हैं ब्रह्मपुर से? तैयारी में कौन कौन है? देखिए, एक तो शंभुनाथ यादव तो रहेंगे ही, सीटिंग है तो इनकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है। वैसे आरजेडी में और भी बहुत सारे दावेदार हैं ब्रह्मपुर में, और लेकिन अभी सीटिंग है तो इन्हीं को मान के हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग देखिए भाई, फिर हम कह रहे हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग प्रमुख चेहरों पे बात कर रहे हैं जो वाकई में लड़ाका है, योद्धा है, ठीक है। भीड़ की बात नहीं होगी यहाँ पर, लड़ाके और योद्धा की बात होती है। तो शंभू यादव बड़ा योद्धा, 2 बार से विधायक। और बीजेपी से अगर ब्रह्मपुर में कहिएगा तो आनंद मिश्रा की भी यहाँ चर्चा है कि वहां नहीं तो यहाँ। चलिए, तो पूर्व आईपीएस, फिर आपको दिलमणि देवी भाजपा से, कैलाशपति मिश्रा की पुतौहू है। इसके बाद अगर सीट इधर पलट जाए, क्योंकि बहुत चर्चा है ना कि कुछ सीट एनडीए में बदलाव हो सकता है, तो अगर चिराग पासवान के हिस्से में अगर सीट ये चली जाती है ब्रह्मपुर वाली, तो हुलास पांडे सबसे बड़े दावेदार यहाँ पर हो गए। प्रदीप राय हैं एक, उनकी भी चर्चा हो रही कि ये भी चुनाव लड़ेंगे। अब कहाँ कैसे क्या अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन वह भी मन और मिजाज कहा जा रहा है कि बनाए हुए हैं और चुनाव लड़ सकते हैं।
अंत में सर इस विधानसभा को लेकर आपके क्या कमेंट? देखिए जो ब्रह्मपुर विधानसभा की सीट है वो बिहार की जो सियासत बदलती है समय समय पर, उसका आईना है ब्रह्मपुर, ठीक है। और भूमिहारों की सीट भी यह मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दल भी बदलते हैं, नेता भी बदलते रहते हैं। अब इस बार देखने वाली बात होती है कि कब्जा कौन होगा, यादव कब्जा करेंगे या फिर कोई भूमिहार। तो अब ले चलते हैं आपको डुमरांव विधानसभा। डुमरांव विधानसभा डुमरांव, चौगाई, केसठ, नावानगर और नगर परिषद के वार्डों को मिलाकर डुमरांव विधानसभा का गठन किया गया है। डुमरांव बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी नींव 1709 में उज्जैनिया राजपूत वंश के राजा होरिल सिंह ने रखी थी। उन्होंने इसे अपने राजधानी बनाया और इसका नाम होरिल नगर रखा। डुमरांव राज एक समृद्ध जमींदारी राज्य था जो मुगल और ब्रिटिश काल में भी प्रभावशाली रहा। यहाँ का बाड़ा बाग आम के दुर्लभ किस्से के लिए प्रसिद्ध है और यह संगीत सम्राट पंडित बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डुमरांव 1877 में नगरपालिका बना और ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अब भी विशिष्ट पहचान रखता है। डुमरांव में मुख्य रूप से धान, गेहूं और गन्ने की खेती होती है। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोदो और सावा की खेती भी यहाँ की जाती है। हाल ही में खीरा और रसभरी जैसी सब्जियों की खेती में भी किसानों की रुचि बढ़ी है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, डुमरांव विधानसभा का क्या है चुनावी विश्लेषण? 2015 में दद्दन यादव जदयू से चुनाव लड़े थे, जीते थे। 81,081 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 48%। राम बिहारी सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और 50,742 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 30% था। श्रीकांत सिंह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, निर्दलीय, और 14,656 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 9% था। 2020 में अजीत सिंह जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन CPIML से विधायक बने। 71,320 वोट मिले। वोट शेयर इनका 40.76%। अंजुम आरा जदयू से प्रत्याशी थी, हार गई थी चुनाव। हालांकि 46,905 इन्हें वोट मिले। वोट शेयर इनका 26.81%। अरविंद प्रताप शाही उर्फ बंटी शाही के नाम से फेमस है, बंटी शाही, और ये RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 11,517 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 6.58% रहा। और सर, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या कुछ है? यहाँ पर 13.63% अनुसूचित जाति, 1.25% जो है अनुसूचित जनजाति भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 7.1% जो आबादी है मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम में अगर बांट कर बताएं तो 83.85% हिंदू आबादी है यहाँ पर और 15.94% जो है मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। देखिए, अगर जाति कहेंगे ना तो एकदम सीधी, तो राजपूत हैं, कुशवाहा है, कुशवाहा निर्णायक हैं, और राजपूत अगर कहें तो एकदम सीधी बात, ये लोग निर्णायक है, जिधर झुक जाए उसकी जीत हो जाती है यहाँ पर। तो ये है आपको डुमरांव का समीकरण, जातीय समीकरण अगर कह लीजिए। मुद्दे क्या कुछ हैं यहाँ के? देखिए, डुमरांव जो है कभी आपको चीनी उत्पादक हुआ करता था, समझे, और निर्यातक भी था डुमरांव। यहाँ मतलब चीनी मिले थी और बाद में चीनी मिल बंद हो गई है। तो समझ ही रहे होंगे आखिर जो औद्योगिक नक्शा है बिहार का, उससे डुमरांव एकदम गायब हो गया। कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं यहाँ पे। तो एक तो किसान परेशान, रोजगार की कमी, तो पलायन, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है। तो
तो एक यहाँ पे ये बड़ा मसला हो गया कि कोई बड़ा उद्योग धंधा लगे, और उद्योग धंधा लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता नहीं जाएंगे। तो एक बड़ा मसला यहाँ पे ये है। यहाँ भी सड़क मसला है, यहाँ भी स्वास्थ्य मसला है, अच्छे डॉक्टरों की मांग यहाँ भी है। और बड़ा जाम भी लगता है शहर में भाई, हम भी गए हैं डुमरांव, बड़ा जाम लगता है। हाँ, जाम तो देखिए, जाम के लिए तो करीब तकरीबन जो भी छोटे शहर हैं या बड़े शहर भी कह लीजिए बिहार के, वहाँ जाम की समस्या है। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे फ्लाईओवर बनवाए, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये नाकाफी है। देख रहे, आबादी बढ़ी ना, गाड़ियों की संख्या क्या बहुत बढ़ गई है ना, तो अब उस बनिस्पत में मतलब सड़क चौड़ी नहीं है, अतिक्रमण है। जाम के पीछे एक बड़ा फैक्टर उसका अतिक्रमण भी है। सड़क के किनारे किनारे दुकान लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो ये भी है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ के संभावित प्रत्याशी कौन कौन हैं, कौन लड़ने वाले हैं चुनाव? देखिए, वो जो माले से तो वो हो ही गया, अजित कुमार सिंह ये हो गए। इसके बाद आपको इधर से अंजुम आरा, फिर आपको एक बड़ा नाम है जदयू से, जदयू की सीट है ये, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू इसको नहीं छोड़ेगी। तो अंजुम आरा हो गई, फिर प्रशांत सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र, बड़ी चर्चा है कि चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो जदयू में दो स्वाभाविक दावेदारी दिख रही है। टिकट किसको मिलेगा तो नीतीश कुमार जाने, लेकिन दो बड़े प्रबल दावेदार हैं इधर एनडीए में। और अंत में इस विधानसभा को लेकर आपके क्या कमेंट्स? देखिए, चुनौती है इसको माले को कि इस सीट को बचाना, नहीं माने अजित सिंह जो कहिए, उनको सीट कैसे बचाएं, उनके लिए बड़ी चुनौती है। और जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से यहाँ लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, तो आपको एनडीए के लिए है, जदयू के लिए चैलेंज है कि कैसे इस सीट को छीनती है। तो ये फैक्टर जो है वहाँ पे मतलब महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, एनडीए के लिए भी। टक्कर होगा, टसन होगा, मतलब बहुत जबरदस्त टक्कर है यहाँ पे। और अंजुम आरा चूंकि पिछले बार बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी, तो इस बार कहा जा रहा है कि एकदम पीछा करेंगे। अगर अंजुम ने कोई भी होगा तो वोट तो नीतीश कुमार की वजह से भी मिलते हैं ना, मतलब रगड़ा रगड़ी वाला सीट है। अब चर्चा राजपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, राजपुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई। राजपुर विधानसभा क्षेत्र 2 प्रखंडों, राजपुर जो कि रोहतास जिला में है और इटाढ़ी जो कि बक्सर जिला में है, के साथ साथ बक्सर जिले के डुमरांव ब्लॉक के भी कुछ पंचायत से मिलकर यह बना है। यह क्षेत्र मुख्यतः समतल और उपजाऊ मैदानी भागों वाला है जो कृषि के लिए अनुकूल है। राजपुर सोन नदी के पास स्थित है, जबकि इटाढ़ी गंगा नदी के नजदीक है जो बक्सर के पास बहती है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2015 संतोष कुमार निराला जदयू से यहाँ चुनाव जीतते हैं। 84,184 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 48% था। विश्वनाथ राम बीजेपी के प्रत्याशी 51,396 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 29% था। लालजी राम बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 17,031 वोट मिले थे। इनका वोट शेयर 10% था। यह 2020 की बात अब बताते हैं। विश्वनाथ राम यहाँ पर विधायक बने कांग्रेस से, 67,871 वोट मिले। वोट शेयर इनका 36.76%। संतोष कुमार निराला जो है जदयू के प्रत्याशी पिछड़ गए। 46,667 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 25.28%। संजय राम बीएसपी से 43,836 वोट मिले इन्हें। वोट शेयर इनका 23.74% रहा। सर, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या कुछ है? यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी जो है वो 18.9% है। मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ पर 5.4% हैं। और यह जो क्षेत्र है पूर्णतः ग्रामीण है। ये है, शहरी मतदाता बिल्कुल नहीं। निर्णायक जाति, निर्णायक अगर जाति कहेंगे यहाँ पर तो आपको रविदास
हाँ, रविदास अगर इधर से उधर हो जाए, देख रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी जब खड़ा होते हैं मायावती की पार्टी से, तो उनका वोट शेयर खराब नहीं है, बढ़िया वोट शेयर है। तो रविदास अगर इधर से उधर कर जिधर बैठ जाए, जिनका साथ दे दे, हमको लगता है कि बीएसपी से कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर होंगे, जरूर। और सर मुद्दे क्या कुछ यहाँ पर होने वाले हैं चुनाव? यहाँ के मुद्दे की बात करेंगे तो बेहतर सड़कें, अच्छे अस्पताल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधा, बढ़िया डॉक्टर, इसकी है। शिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि, खाद समय पे, अब खेती किसानी के लिए खाद एक अहम चीज़ है, बीज, अच्छे बीज, सिंचाई, तो ये सब मुद्दा हर चुनाव में बनता है यहाँ पे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर बार बनता है। और जानते हैं अपराध भी एक बड़ा मुद्दा है। और सर लड़ाके कौन कौन है यहाँ पे? देखिए, राजपुर से अगर लड़ाके की बात करेंगे हम लोग, तो एक स्वाभाविक दावेदारी कांग्रेस की, अगर सीट रहती है तो, नहीं बदलता है तो सारे समीकरण बदल जाएंगे, ठीक है। संतोष निराला एनडीए से, जदयू से संतोष कुमार निराला हो जाएंगे। बहुजन समाजवादी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। तो अब ये देखना है इसमें कि संजय राम होते हैं या फिर लालजी राम होते हैं, ये दो प्रत्याशी, किनको टिकट अब मिलती है ये तो पार्टी जाने, लेकिन ये लोग चुनाव के रेस में है, दावेदारी इन लोगों की है कि टिकट मिले इन्हें। राजपुर को लेकर सर आपकी राय क्या है? एक चीज बता रहे हैं अंदरूनी जो बहुत चर्चा में कहिए है, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन की ओर से एक बार फिर से इस सीट पर लड़ेगी, तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। वहीं एनडीए में इस बार क्या हो रहा है कि एनडीए को विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी, ये है। और बीजेपी की तरफ से यह संकेत दिया जा रहा है कि सीट हमको दीजिए, तो यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। संतोष निराला एक बार जीते भी थे, हार भी गए, दावेदारी उनकी है जदयू से, तो अब देखने वाली बात ये होगी। इसलिए हम भाजपा के अभी, चूंकि सीट जदयू के खाते में, इसलिए भाजपा के दावेदारों की चर्चा हमने नहीं की है। लेकिन बीजेपी की ये है चेष्टा, कोशिश नहीं कि इस सीट हम अपने हाथ में ले लें। हम सीट मिलेगी तो फिर आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको जदयू को मानकर चल रहे हैं। अगर लड़ेगी बीजेपी तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग दिनारा विधानसभा की। तो देखिए, दिनारा बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के अंतर्गत एक प्रखंड, सोन नदी के निकट स्थित दिनारा गंगीय मैदान का हिस्सा, कैमूर पर्वतमाला की ओर पहाड़ी भूभाग में यहाँ 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी पाया जाता है। दिनारा शब्द की उत्पत्ति भोजपुरी शब्द दियारा से हुई है, जिसका अर्थ है नदी के धारा बदलने पर बनने वाला मौसमी टापू। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र जल से उभरकर भूमि बना होगा। इतिहास पर नजर डाले तो दिनारा मगध, मौर्य, गुप्त और पाल साम्राज्यों का अंग रह चुका है। बाद में यह शेरशाह सूरी और मुगल शासक के अधीन आया और अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का हिस्सा भी रहा। दिनारा की आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण, आजीविका के लिए अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। अब दिनारा विधानसभा के चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है दिनारा विधानसभा का चुनावी इतिहास? 2015 की बात, जय कुमार सिंह जदयू से चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने, 64,699 वोट शेयर 43%। राजेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी, राजेंद्र सिंह का बड़ा नाम था ना, झारखंड से आए थे, कहा जा रहा था कि उसमें मुख्यमंत्री का फेस है, सीएम फेस, तो लड़े थे, 62,008 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका था 41%। विनोद कुमार चौधरी शिवसेना से चुनाव लड़े थे, 4265 वोट लाए थे, वोट शेयर इनका 3% था। अब 2020 की बात, विजय मंडल आरजेडी से चुनाव लड़े, जीते, विधायक हैं, 59,541 वोट शेयर 34.97%। राजेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, चिराग पासवान की पार्टी से, और 51,313 वोट मिले, वोट शेयर 30.13%। जय कुमार सिंह जो है जदयू से चुनाव लड़े और 27,252 वोट मिले, वोट शेयर इनका 16% रहा। सर, जातिगत समीकरण क्या कुछ है? देखिए, दिनारा में करीब आपको 45% ओबीसी मतदाता है। यादव समुदाय राजद की ओर झुकता है,
ठीक है, जबकि कुर्मी और कोयरी जो समुदाय है वो परंपरागत रूप से भाजपा एनडीए का वोटर माना जाता है। भूमिहार भी यहाँ पर हैं। अब भूमिहार सहित जो सवर्ण मतदाता है यहाँ पर वो हैं 25%। 20% जो हैं दलित मतदाता हैं, जिनमें आपको रविदास समुदाय से भी हैं, और रविदास समुदाय का तो अपना एक अलग है, या तो जदयू को वोट देता है, नहीं तो मायावती को वोट देता है, यह स्पष्ट है। पासवान समुदाय के भी वोटर यहाँ पर हैं, और जिधर चिराग रहते हैं उधर लोग इनके जाते हैं। मुस्लिम वोटर भी हैं, 6.8% यहाँ पर हैं। और सर मुद्दे क्या कुछ हैं दिनारा के? देखिए, आप बता ही रहे थे अभी, खेती पर आश्रित इलाका है ये, और उद्योग धंधों का यहाँ पर अभाव है। सीमित खनन और स्टोन क्रशिंग को छोड़कर यहाँ पर रोजगार के विकल्प हैं वो ना के बराबर हैं, और यही कारण है कि यहाँ हजारों की संख्या में हर साल जो है लोग पलायन करते हैं। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, और मतलब विकास के लिहाज से लोग यही कहते हैं कि बेहद पिछड़ा हुआ इलाका ये माना जाता है दिनारा। सड़कें बहुत बेहतर नहीं हैं, जर्जर हालात में है, कई सड़कें ऐसी हैं, और आपको शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी सुविधाएं होती है उस पर भी यहाँ पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। और सर संभावित धुरंधर कौन कौन है यहाँ पे दिनारा में? एक तो दिनारा में जो संभावित प्रत्याशी अगर कहेंगे तो एक तो आरजेडी से विजय कुमार मंडल, जो कि सिटिंग है, जिनकी स्वाभाविक दावेदारी है। दावेदारी तो बहुत रहती है, लेकिन स्वाभाविक दावेदारी ये हो गए। फिर इधर कहा जा रहा है जदयू से खुद जय कुमार सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। इन दिनों मतलब गतिविधि उनकी देखी जा रही है, तरह तरह की तस्वीर आ रही है। और अमर दयाल सिंह जो है उनकी भी चर्चा है कि वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा से फिर राजेंद्र सिंह क्या करेंगे? राजेंद्र सिंह भी पूरा तैयारी में। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और कहीं इधर जदयू के लोग तैयारी में, भाजपा के लोग तैयारी में, और चर्चा कुछ दूसरी है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को चली जाएगी सीट। अब जो भी हो, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो कुछ यही दिख रही है। सर दिनारा विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ग्रामीण आबादी हो तो बता ही दिए, यादव, कुर्मी, दलित, सवर्ण, सब तरह के एकदम मिक्स जातियां हैं, और खेती पर आधारित चीज़ें हैं। और जो मिक्स जातियां हैं ना, तो दिमाग भी मिक्स होता है ना यहाँ पर दिनारा में। तो देखे नहीं, जय कुमार सिंह जीते, मंत्री बने, फिर धराम 3 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ वोटर का मिजाज जो है सो कब क्या बदल जाए कहना मुश्किल है। तो लेकिन निर्णायक अगर आप कहें तो हमको लगता है कुर्मी, यादव भी कहा जाता है कि यहाँ है, तो राजपूत में दावेदार भी तो हो जाते हैं, ठीक है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा इधर दे दे भाई, ठीक है। आपको ज़्यादा वोट है तो आपको तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें और चाहिए ना, उस पर तड़का चाहिए, मौका चाहिए। तो अगर मान लीजिए कुर्मी, कुशवाहा इधर कर दे, यादव क्या करते हैं ये है, तो ये सब मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा रामगढ़ की। तो देखिए, रामगढ़ बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल का एक प्रखंड स्तरीय शहर है। यह नगर 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से बक्सर, आरा और पटना से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ। इसके अंतर्गत ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड इसे कोलकाता, वाराणसी, आगरा, कानपुर और दिल्ली जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से भी जोड़ती है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र केवल रामगढ़ प्रखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नुआंव और दुर्गावती जैसे कई प्रखंड भी शामिल हैं। रामगढ़ रेड कॉरिडोर क्षेत्र में आता है, जो ऐतिहासिक रूप से नक्सल, माओवादी, उग्रवाद से भी प्रभावित रहा है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है रामगढ़ का चुनावी इतिहास? 2015 की बात, अशोक कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 57,501 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 37%। अंबिका सिंह पीछे 49,490 वोट ही इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 32%। प्रमोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह बीएसपी से चुनाव यहाँ पर लड़े थे। 35,796 वोट मिले थे। वोट शेयर इनका 23%। 2020 में सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 58,083 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 32.40%। अंबिका सिंह जो है बीएसपी से चुनाव
और इनको वोट मिलता है 57,894 वोट। वोट शेयर इनका 32.30%। अशोक सिंह बीजेपी से तीसरे नंबर पर चले गए थे, 56,084 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 31.29%। 2024 में लेकिन यहाँ उपचुनाव भी हुए। वजह सुधाकर सिंह सांसद बन गए बक्सर से, तो उपचुनाव हुए थे, सीट खाली हुई थी। तो अशोक कुमार सिंह यहाँ चुनाव जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनको 62,257 वोट मिलते हैं। वोट शेयर इनका 36.99%। सतीश कुमार सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती की पार्टी से 60,895 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 36.18%। अजीत सिंह आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के भाई 35,825 वोट इन्हें मिलते हैं तीसरे नंबर पर। वोट शेयर इनका 21.28%। सर क्या है यहाँ का जातिगत समीकरण? एससी अनुसूचित जातियां जो है यहाँ पर हिस्सा लगभग जो वोटरों का है उसमें 23.23% है। मुसलमान आबादी जो है उसका अनुपात करीब 8.5% है। अन्य जातियां यहाँ पर यादव, राजपूत, रविदास जो है अहम भूमिका निभाते हैं, किसी की हार और किसी की जीत में। और सर मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? मुद्दा यहाँ पर बदलाव लोग चाह रहे हैं। बदलाव? हाँ, बदलाव भी एक बड़ा मुद्दा है। बदलाव तो हो ही गया सर अब। और बदलाव हाँ, मिजाज बदलते रहते, ठीक है। और रोजगार यहाँ सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, सिंचाई, और शिक्षा में वही अच्छे संस्थान, बड़े संस्थान हो, ताकि लोगों को पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़े पढ़ाई करने के लिए, बेंगलुरु नहीं जाना पड़े। ये है यहाँ पर चुनावी मुद्दा कह सकते हैं। धुरंधर सर लड़ाके अशोक कुमार सिंह भाजपा से प्रबल दावेदारी इनकी बनती है, विधायक हैं। सतीश यादव बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा है क्षेत्र में। अजीत सिंह भी लड़ सकते हैं, ठीक है, चुनाव फिर से यहाँ पर। हालांकि सुधाकर सिंह उनके भाई जो सांसद हैं बक्सर से, उन्होंने कहा है कि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि वह फिर से। मेरे भाई क्या अमरदयाल सिंह भी यहाँ से लड़ सकते हैं? अमरदयाल सिंह ज़्यादा चांस है दिनारा से। यहाँ भी मौका देखेंगे तो कूद जाएंगे इधर उधर देख करके। सर रामगढ़ विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, रामगढ़ विधानसभा की जो सीट है वो इधर पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के उतार चढ़ाव यह सीट देखी है। इस सीट का महागठबंधन और एनडीए के बीच यहाँ पर जो है कई बिहार में से सीटें होंगी जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, तो एक यह भी सीट रहेगी जिस पर सबकी नजरें होंगी। तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना भी है। और हमारी कोशिश है कि आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषाओं में नहीं, जमीन पर दिखती है। तो हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि अब विश्लेषण था सटीक, तो जुड़िए हमारे साथ अगली विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, और अगर अब तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे छूट न जाए। बहुत धन्यवाद।